हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस नए यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक लेने वाले हैं। हम जो हिस्ट्री की शुरुआत करें वो वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करें। रीज़न क्या है कि आप सभी लोग इंडियन हिस्ट्री तो कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। कन्फर्म है कि जितने भी लोग वीडियो देखते होंगे वो सभी लोग यानी कि इंडियन हिस्ट्री यानी कि किसी न किसी टीचर से पढ़े होंगे। तो हम पढ़ाने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज अपना जो पहला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण क्रांति एवं गौरवमयपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति में न तो एक भी व्यक्ति की मौत हुई, यानी बिल्कुल ये शांति से यानी कि क्रांति निपट गई। कौन सी? इंग्लैंड की क्रांति। तो 11वीं शताब्दी में, कौन सी में? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो राजा थे उन राजा का नाम था हेनरी। क्या नाम था? इंग्लैंड के राजा का नाम था हेनरी। तो हेनरी ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया। जो हेनरी ने क्या किया? मंत्रिमंडल का गठन किया। मंत्रिमंडल का गठन किया और इस मंत्रिमंडल को नाम दिया क्यूरिया रेजिसा। ने क्यूरिया रेजिसा ने क्यूरिया रेजिसा। तो 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो राजा थे, राजा का नाम था हेनरी, और हेनरी ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया। उस मंत्रिमंडल को नाम दिया क्यूरिया रेजिसा। 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के राजा हुए उन इंग्लैंड के राजा ने मंत्रिमंडल को एक अधिकार दिया। ध्यान से समझना, पढ़ने में मजा आएगा। 12वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के राजा थे उस इंग्लैंड के राजा ने जो उनकी मंत्रिमंडल थी, मंत्रिमंडल को एक अधिकार दिया कि मैं जो भी काम करूंगा तुम लोगों की सलाह पे करूंगा। यानी कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा, यानी कि कुछ यानी कि जो भी टैक्स वगैरह के बारे में डिसीजन होगा, यानी कि राज्य में शांति व्यवस्था की या सेना वगैरह के बारे में, यानी महल वगैरह के निर्माण के बारे में, किसी भी चीज़ को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों की सलाह पे करूँगा। तो 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा ने मंत्रिमंडल को एक अधिकार पत्र दिया। वहाँ पे अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या दिया? अधिकार पत्र दिया। बारहवीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा ने उसकी मंत्रिमंडल को एक अधिकार पत्र दिया। वहाँ पे अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो भारतीय संविधान में जो मैग्ना कार्टा है यहाँ से ही आया था। ने क्या दिया? अधिकार पत्र दिया कि मैं जो भी काम करूँगा तुम लोगों की सलाह के अनुसार करूँगा। यानी कि राजा जो भी डिसीजन लेगा पहले मंत्रिमंडल से सलाह लेगा कि क्या मुझे यानी कि ये भी काम करना है, क्या आप लोगों की अनुमति कि हम ये काम कर ले। ठीक है। 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में इनकी ट्यूडर वंश का शासन रहा है। किस वंश का? ने ट्यूडर वंश का शासन रहा है। ने ट्यूडर वंश में जितने भी राजा हुए, ये जो ट्यूडर वंश है, ट्यूडर वंश में जितने भी राजा हुए, ट्यूडर वंश के राजाओं ने छोटी छोटी गलतियों पर इनके लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सजा देते थे। ये जो ट्यूडर वंश के राजा थे निरंकुश थे, यानी कि इनको जो भी करना होता था इनकी अपनी मर्जी से करते थे। यानी कि लोगों को इनके चाहे कितना ही बुरा लगे, इनकी जो भी डिसीजन ले लिया, हाँ भाई ये करना है तो करना है, इन्हें चाहे लोग उसका कितना ही विरोध करें। तो ट्यूडर वंश के जितने भी राजा हुए वो राजा लोग ने लोगों को इनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए इन्हें बहुत बड़ी सजा देते थे और इनकी मतलब इन्हें खुकार टाइप के इनके शासक हुए। इन शासकों के अंदर इन्हें धार्मिक भावना बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन था। स्टुअर्ट वंश का शासन था। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन था और 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। अब पुनर्जागरण क्या था भाई? पुनर्जागरण का मतलब होता है पुराने धार्मिक रीति रिवाजों को छोड़कर नई नीतियों को अपनाना। नहीं समझे? नहीं समझे होंगे आप लोग। आप इस पुनर्जागरण को समझिए पहले। तो पुनर्जागरण क्या है? पहले क्या था कि पुनर्जागरण पहले एक बेजेंटाइन साम्राज्य था। ने क्या? बेजेंटाइन साम्राज्य। बेजेंटाइन साम्राज्य जो था
और उस बेजेंटाइन साम्राज्य ईसाई लोगों का था। इन्हें किसका लोगो? इन्हें ईसाई लोगों का था। अब उस बेजेंटाइन साम्राज्य पर इनकी धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि बेजेंटाइन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य वगैरह के बारे में। अभी तो हल्का फुल्का देख लो आप। यानी कि बेजेंटाइन साम्राज्य था, यानी कि आप यानी कि नक्शा तो अपन इस बोर्ड पर बना नहीं सकते, तो यूरोप के बीचों बीच में जो तुर्की पढ़ोगे आप, तुर्की के ठीक ऊपर वाला क्षेत्र पर एक साम्राज्य था, बेजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था। बेजेंटाइन साम्राज्य में इनके सभी लोग ईसाई थे। तो इस बेजेंटाइन साम्राज्य पे धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ओटोमन साम्राज्य में जो लोग थे, यानी कि मुस्लिम, तुर्की में मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक है, मुस्लिम कंट्री है तुर्की। तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया, उस बेजेंटाइन साम्राज्य के लोगों को धीरे धीरे हराना स्टार्ट कर दिया। तो बेजेंटाइन साम्राज्य के लोगों को मारा, तो बेजेंटाइन साम्राज्य के लोग इधर उधर भागे, इधर उधर भागे। जो ईसाई लोग थे, ईसाई लोग इनके पहले से काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उनमें काफ़ी इनकी समझ होती है। तो जो नक्शा है, यानी कि पूरा मतलब यानी कि विश्व का जो नक्शा है, उसके बीचों बीच में आपको एक देश मिलेगा, बीचों बीच में इटली। तो ज़्यादातर लोग यानी कि इन बेजेंटाइन साम्राज्य को छोड़कर इटली में आ गए। आप ऐसे समझो, यानी कोई गाँव है, गाँव का बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा। अब यानी कि गाँव में यानी कि 5 आदमी एक अलग राज्य से आ जाते हैं, 5 आदमी इनकी गुजरात से आ जाते हैं, 5 आदमी दिल्ली के आ जाते हैं, 5 आदमी हरियाणा टाइप के आ जाते हैं। तो यानी कि हरियाणा वाले आदमी आएंगे, तो गांव के जो आदमी होते हैं, अगर गांव में कोई नया आदमी आता है तो वहाँ के लोग यानी कि उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो वहाँ पे आदमी आएंगे, वो कहेंगे कि यार हमारे वहाँ तो इनकी इतनी अच्छी सड़कें थी, तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम तो इन्हें फालतू की चीज़ों में लगे रहते हो। तो उनका दिमाग भी खराब होगा, उनका दिमाग खराब हुआ। यानी दिल्ली वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो इस तरह के इनके वहाँ पे कारखाने वगैरह थे, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम यानी कि धर्म वगैरह में लगे रहते हो, इनकी किताबें वगैरह लिखते रहते हो, हमारे वहाँ तो लोग इनकी काम करने के लिए जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, और उसी वक्त इन्हें 4-5 चीज़ों की खोज हो चुकी थी। एक तो उस वक्त इनकी स्टीम इंजन की खोज हो चुकी थी। दूसरी इनकी सिलाई मशीन की खोज हो चुकी थी। सिलाई मशीन की खोज हो चुकी थी, कंपास की खोज हो चुकी थी, कंपास की खोज हो चुकी थी। तो इनकी इटली के लोगों में इनकी वहाँ पे इनकी धीरे धीरे चेंज आने लगा। तो इटली के लोग क्या, उनकी जो धार्मिक इनकी चीज़ों में लगे रहते थे, अब इनकी धार्मिक चीज़ों को छोड़कर इनकी उन लोगों ने इनकी कारखाना खोल लिया, लोग इनके कारखानों में काम करने जाने लगे। तो लोगों को इनकी धार्मिक चीज़ों में पढ़ने का टाइम ही नहीं था, यानी कि सुबह से लेकर इनके शाम तक काम करने गए, शाम को आए, खाना खाया और इनकी घर वालों से बातचीत की, सो गए। पहले इनकी कोई काम तो था नहीं, इनके धार्मिक कहाँ कि ये चीज़ अच्छा है, इनकी ये चीज़ बुरा है, हमारे ये होना चाहिए, धर्म है कि हमारे धर्म के लोग इस तरह का बर्ताव करें, हमारे धर्म का लोगों को वर्चस्व होना चाहिए। पहले इनकी धार्मिक चीज़ों में इनकी लगे रहते थे लोग। तो यहाँ पे यानी कि 16वीं शताब्दी में किसकी शुरुआत हो चुकी थी, पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। लोग इनके पुराने धार्मिक रीति रिवाजों को छोड़कर इनके नए रीति रिवाजों को अपना रहे थे। तो यहाँ पे इनकी पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसका एक राजा था जेम्स प्रथम, स्टुअर्ट वंश का एक राजा था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम इनकी निरंकुश शासक था, डिक्टेटर शासक था। निरंकुश शासक कौन होता है, यानी कि जैसे कोई भी राजा हुआ, यानी कि राजा ने कोई भी डिसीजन ले लिया, जनता चाहे उसका कितना ही विरोध क्यों ना करे, उसने कह दिया कि हाँ यानी कि डिसीजन ले लिया तो ले लिया। अब यानी कि लोग उसका कितना ही विरोध कर लिया, वो इनके अपने डिसीजन पर अड़िग है। वो सिर्फ अपनी भलाई देखता है, अपनी भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकता है और लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो वो होता है निरंकुश शासक। तो जेम्स प्रथम कैसे थे, निरंकुश शासक थे। ये अपनी इच्छा से इनकी कोई भी डिसीजन लेते थे, चाहे इनकी जनता को उससे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, और इनकी उस डिसीजन को बदलते नहीं थे। इतना मतलब ये निरंकुश था। जेम्स प्रथम के बाद में आया चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम, तो चार्ल्स प्रथम के समय की, जेम्स प्रथम के समय से पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। जेम्स प्रथम के बाद में इनकी शासक है चार्ल्स प्रथम। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी लोगों ने, यहाँ पे इनकी पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। इनके लोग इनके पहले इनके राजाओं का शासन चलता था, तो लोग इनके राजाओं के शासन को छोड़ रहे थे। इनकी समझे आप, यानी कि राजा का शासन चला था। तो
उस टाइम इंग्लैंड में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी, तो यानी कि जनता ने इनके राजा का विद्रोह कर दिया था, यानी कि हम राजा वगैरह की बात नहीं मानेंगे, राजा वगैरह का शासन नहीं चलेगा। ठीक है, तो राजा यानी कि जनता को वहाँ पे यानी कि जो अमीर लोग थे, यानी कौन, अमीर लोग राजा के साथ थे। इंग्लैंड में जो अमीर लोग थे, अमीर लोग राजा के साथ थे, और इनकी गरीब लोग यानी कि एक तरफ थे और अमीर लोग यानी कि राजा के साथ थे। यानी कि गरीब लोग यानी कि विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि इनकी पहले क्या होता था कि जो राजा होता था अमीर लोगों पे यानी कि ऐसे ऐसे टैक्स लाता था कि उन टैक्सों को इनके अमीर लोगों को नहीं देना पड़ता था और इनकी गरीब लोगों को देना पड़ता था। जैसे आज के समय में मुकेश अंबानी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा, चाहे नरेंद्र मोदी कितना ही बुरा क्यों ना हो, क्योंकि मुकेश अंबानी को इनके विदेशों में अपना व्यापार करना है ना। अगर इनकी मुकेश अंबानी इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा तो मुकेश अंबानी के रिलायंस कंपनी पर वो टैक्स यानी कि अधिक इनके रिलायंस कंपनी पर इनकी चाहे आरोप लगाकर उन्हें से पिछाड़ देगा, है ना। उससे इनके उस पर पाबंद लगा देगा कि आप इनके विदेश में व्यापार नहीं कर सकते। तो नहीं तो मुकेश अंबानी एक व्यापारी, उसको तो इनकी व्यापार करना है, तो उसको तो इनकी बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी बनाकर रखना है। तो जो अमीर लोग होते थे, अमीर लोगों को तो इनकी व्यापार वगैरह करना होता था, तो जो अमीर लोग होते थे वो हमेशा राजा के साथ होते थे। तो अमीर लोग यानी कि किसके साथ थे, चार्ल्स प्रथम के साथ थे, और गरीब लोग इनकी एक तरफ थे। तो गरीब लोगों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था क्रॉनवेल। क्या नाम था, क्रॉनवेल, क्रॉनवेल यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझे, जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता था। अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता था। क्या कहा जाता, कुलीन। तो जो अमीर लोग थे हमेशा इनकी राजा के साथ रहते थे, और इनकी जो गरीब जनता थी, वो गरीब जनता यानी कि विद्रोह करती थी राजा का, यानी कि आप ऐसा मत करो, यानी कि हमारे साथ यानी कि हम पर इनकी टैक्स क्यों लगाए वगैरह। तो जनता का नेतृत्व कर रहा था कौन, क्रॉनवेल, कौन, क्रॉनवेल। ठीक है, अब यानी कि क्रॉनवेल ने इनकी जनता को इतना भड़का दिया कि जनता ने इनकी वहां के राजा को सूली पे लटका दिया। क्रॉनवेल ने जनता के खिलाफ, यानी जनता के अंदर इतना विद्रोह बढ़ दिया, यानी कि चार्ल्स प्रथम के खिलाफ, यानी कि तुम्हें लोगों के यानी कि इतने सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, यानी कि हमें लोगों के। ठीक है, तो क्रॉनवेल ने इस यानी कि जनता के अंदर यानी कि विद्रोह की भावना बढ़ दी, यानी कि जो राजा है, यानी कि राजा ऐसे टैक्स लेकर आता है जो हम गरीब जनता को देने पड़ते हैं। बात बात में यानी कि हमें यानी कि जनता के लोगों के साथ अत्याचार होता है, अमीर लोगों को यानी कि कई टाइप के यानी कि फायदे मिलते हैं और हमारे साथ कुछ नहीं। और यानी कि इनके जो दूसरे देश है, दूसरे देशों में इनके राजा का शासन खत्म हो गया, हमें यानी कि अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए और यानी कि उस प्रतिनिधि को शासन करना चाहिए, और यानी कि हमारे यहाँ राजा शासन कर रहा है। तो भाई इनकी जनता ने कि खतरनाक गुस्सा किया जनता ने इनके चार्ल्स प्रथम को सूली पे लटका दिया। जनता ने चार्ल्स प्रथम को सूली पे लटका दिया। ठीक है, जनता ने गुस्से में आकर इनकी चार्ल्स प्रथम को सूली पे लटका दिया। चार्ल्स प्रथम के बाद इनकी जो जनता का नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, क्रॉनवेल। क्रॉनवेल शासक बना। कौन बना, क्रॉनवेल शासक बना। लेकिन क्रॉनवेल ने एक अलग ही टाइप का इनके धर्म यानी कि लोगों पर इनके लगा दिया कि तुम्हें इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। जनता ने सोचा शासन इनकी धर्मों से कुचा कर तो हमें इनकी इस चार्ल्स प्रथम को सूली पे लटका दे, और इनकी तो हमें पे इनके और धर्म ठोकर है। और इनके उस टाइम में इनकी पूरे इनकी यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी, तो इनकी धार्मिक इनकी चीज़ों को छोड़कर लोग इनकी नई टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान रहे थे। और इनकी जनता ने सोचा कि यार इससे बढ़िया तो यही था, ये तो अलग ही टाइप का धर्म लगा रहा हम लोगों पे। तो जनता ने इनकी क्रॉनवेल को इन्हें शासन के पद से हटा दिया, और ये जो चार्ल्स प्रथम का बेटा था चार्ल्स द्वितीय, उसको शासक बना दिया। इन्हें चार्ल्स द्वितीय को शासक बना दिया। इन्हें किसको शासक बना दिया, चार्ल्स द्वितीय। इन्हें चार्ल्स द्वितीय यानी एक बहुत ही इनके धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था। यानी इसने जनता के साथ बिल्कुल भी अत्याचार नहीं किया, इसने बहुत ही इनके मतलब अच्छी तरीके से शासन किया। यानी क्योंकि चार्ल्स द्वितीय जानता था कि इनकी जनता भी यानी कि अब इन्हें समझ चुकी है, यदि हम इनकी जनता पर इनके कई टाइप के धर्म टैक्स वगैरह लगाएंगे तो जनता अपनी ऐसी तैसी करके रख देगी। तो इसने अपने हिसाब से शासन किया। इसने जानता था कि अपने पापा का हाल क्या हुआ है। ठीक है, तो चार्ल्स प्रथम के बाद में कौन शासक बना, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के बाद में शासक बना जेम्स द्वितीय। कौन, जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय
અને ચાર્લ્સ પ્રથમ के बाद में शासन बना અને जेम्स द्वितीय। અને जेम्स द्वितीय यानी कि ये भी निरंकुश शासक था अपने दादा की तरफ, यानी कि जेम्स द्वितीय के पिताजी कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के पिताजी कौन थे? चार्ल्स प्रथम। और यानी कि चार्ल्स प्रथम के यानी कि पिताजी कौन थे? जेम्स द्वितीय। तो यानी कि जेम्स द्वितीय जेम्स प्रथम की तरह निरंकुश शासक था, यानी कि ये अपनी मतलब यानी कि कोई भी नियम कानून काट देता था अलग अलग टाइप के, और यानी कि जनता को इसी बात का मानना पड़ता था, जो इस बात का विरोध करता था उन्हें मरवा देता था। यानी कैसा निरंकुश शासक था कौन? जेम्स द्वितीय। यानी जेम्स द्वितीय कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। इसकी एक बेटी थी मेरी। इसकी बेटी का क्या नाम था? इसकी पुत्री थी मेरी। इसकी बेटी थी मेरी, यानी इसकी बेटी का क्या नाम था? मेरी। ठीक है, इसकी बेटी का नाम था मेरी। इसकी बेटी मेरी को हॉलैंड के शासक विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ प्यार हो गया। वो गाना आता है ना, लड़की के चक्कर में मार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया। तो इसकी बेटी जेम्स द्वितीय की बेटी मेरी को किससे प्यार हो गया? हॉलैंड। ये एक बार हॉलैंड वगैरह गई होगी, तो वहाँ पे किसके साथ फंस गई? विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ फंस गई, यानी कि विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ इसको प्यार हो गया। अब यानी कि ये जो मेरी थी अपने पिताजी से खुश नहीं थी, मतलब पिताजी से खुश नहीं। इसका पिताजी कैसा था? जेम्स, यानी कि जेम्स द्वितीय निरंकुश शासक था, अपनी बेटी को टाइम ही नहीं देता था, तो यानी कि इसके पिताजी से यानी कि खुश नहीं रहती थी, ये अलग ही रहना पसंद करती थी। तो मेरी ने एक पत्र लिखा, किसको? विलियम ऑफ ऑरेंज को, कि मेरे पिताजी यानी कि मेरी शादी करवा रहे हैं, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। मतलब दोबारा से समझो, ने जेम्स द्वितीय अपनी पुत्री मेरी की शादी नहीं करवाना चाहते थे, अपनी पुत्री मेरी की शादी करवाना चाहते थे, इसके लिए इनकी ये दूल्हा वगैरह ढूंढ रहे थे। तो मेरी को किसके साथ प्यार हो गया था? विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ। मेरी ने विलियम ऑफ ऑरेंज को पत्र लिखा कि मेरा बाप ससुरा तेरा ससुरा जेम्स द्वितीय मेरी शादी करवाना चाहता है, आजा मेरी जाने मन। तो वहाँ पे विलियम ऑफ ऑरेंज यानी काफ़ी हजारों सैनिक लेकर कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है, यानी कि इंग्लैंड में आ जाता है। तो जैसे ही वो यानी कि इंग्लैंड में आता है, तो इंग्लैंड की जनता उसका काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत करती है। इंग्लैंड की जनता उसको ना अच्छे तरीके से स्वागत करती है, और इनके ढोल नगाड़े बजाते हुए यानी कि उसको यानी कि राजा के महल तक ले जाया जाता है। जब यानी कि विलियम ऑफ ऑरेंज अपने ससुर जेम्स द्वितीय से मिलने के लिए अंदर जाता है, तो उसको पता चलता है कि जेम्स द्वितीय महल को छोड़कर ही भाग गया था, महल को छोड़कर ही भाग गया था, है ना। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला, यानी जेम्स द्वितीय को काफ़ी ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तो इंग्लैंड की जनता ने मेरी की शादी विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ करवा दी, ठीक है, तथा विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का शासक बना दिया। विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का शासक बना दिया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंग्लैंड की क्रांति अभी अधूरी है, कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथी।